नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी की। देखिए, कहानी तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी हमारे समाज में बिल्कुल वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। किसी भी बड़े खानदान की असली पहचान क्या होती है? खूब सारा पैसा और रुतबा, या फिर उनके संस्कार और माफ कर देने वाला बड़ा दिल? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं बेनी माधव सिंह के परिवार से। ये गौरीपुर गांव के जमींदार हुआ करते थे और एक जमाना था जब इनके नाम का डंका बजता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। वो पुरानी शान शौकत बस यादों का हिस्सा है। और इसी घर में, इसी माहौल में सारा ड्रामा शुरू होता है। तो इस परिवार की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसके लोगों का एकदम अलग अलग होना। एक तरफ तो घर के मुखिया हैं बेनी माधव जी, जो अपने पुराने जमींदारी वाले दिनों की यादों में खोए रहते हैं। फिर आते हैं उनके बड़े बेटे श्रीकांत सिंह, पढ़े लिखे और संयुक्त परिवार के बहुत बड़े समर्थक। और उनसे एकदम उलट हैं छोटे बेटे लाल बिहारी सिंह, तगड़े सीधे साधे, जिन्हें दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं। और फिर इन सबके बीच में है आनंदी, श्रीकांत की पत्नी, जो इस कहानी की असल हीरोइन है। वो एक बहुत बहुत ही रईस खानदान से आई हैं। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। श्रीकंठ जो बड़े हैं वो पढ़े लिखे हैं, आदर्शवादी हैं, पढ़ाई की वजह से थोड़े दुबले पतले हैं, लेकिन सोच से बहुत पक्के। दूसरी तरफ है लाल बिहारी, जिन्हें कहानी में दोहरे बदन का बताया गया है, मतलब हिष्ट-पुष्ट। रोज भैंस का ताज़ा दूध पीते हैं, पर स्वभाव से जरा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बस यही टकराव की वजह बनती है। और अब बात करते हैं आनंदी की। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि तालुकदार भूप सिंह की बेटी है। उनका बचपन ऐसी शान शौकत में बीता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सोचिए, दरवाजे पर हाथी बनते थे, और अब वो एक ऐसे घर में है जहां पहले जैसी अमीरी नहीं है। वो घर को संभालने की, शांति बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन ये सब तब तक ही जब तक बात उनके मायके की इज्जत पर ना आ जाए। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाती है। देखते हैं कि कैसे घर की एक मामूली सी बात एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बनती है। एक ऐसा झगड़ा जो परिवार को बिखेर सकता है। बात शुरू कहाँ से हुई? बड़ी ही छोटी सी बात से। लाल बिहारी 2 चिड़िया पकड़कर लाए और अपनी भाभी आनंदी से कहा कि इन्हें घी में तलकर अच्छे से पका दो। एक सीधी सी छोटी सी फरमाइश। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि घी सिर्फ खाना पकाने की चीज नहीं है। उस दौर में और खासकर इस कहानी में घी घर की संपन्नता, घर की खुशहाली की निशानी हुआ करता था। आनंदी, जिन्हें अपने मायके में कभी नाप तोल कर खर्च करने की आदत नहीं थी, उन्होंने चिड़िया पकाने में घर में रखा सारा का सारा घी डाल दिया। अब नतीजा ये हुआ कि दाल में डालने के लिए 1 चम्मच घी भी नहीं बचा। तो जैसे ही लाल बिहारी खाने बैठे और देखा कि दाल में तो घी है ही नहीं, बस उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधा आनंदी पर ताना कसा। क्या तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हैं? अब ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सीधा सीधा आनंदी के, उनके पूरे खानदान के सम्मान पर चोट थी। आनंदी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया जो तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। मतलब हमारे यहाँ की हालत कितनी भी गिरी हो, तुम्हारे यहाँ की शान से तो बहुत ज्यादा है। बस झगड़ा हाथ से निकल गया। लाल बिहारी गुस्से से ऐसे पागल हुए कि उन्होंने अपनी खड़ाऊं यानी लकड़ी की चप्पल उठाई और आनंदी की तरफ जोर से फेंक दी। आनंदी ने हाथ आगे कर खुद को बचा तो लिया, पर उनकी उंगली में चोट लग गई। ये हद पार हो चुकी थी। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब श्रीकंठ घर लौटते हैं और उनका जो सबसे बड़ा सपना था, एक संयुक्त परिवार का आदर्श, वो चकनाचूर होने वाला है। हफ्ते के आखिर में जब श्रीकंठ घर आए और उन्हें अपनी पत्नी के साथ हुए इस सुलूक के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। पत्नी पर खड़ाओं से वार, ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो इंसान जो हमेशा से घर को एक रखने की, संयुक्त परिवार की वकालत करता था, वही आज फैसला लेता है कि वो अपने भाई के साथ अब एक पल भी नहीं रहेगा। श्रीकंठ ने अपने पिता से 2 टूक कह दिया, अब इस घर में या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। मैं अपने भाई की सूरत तक नहीं देखना चाहता। ये शब्द नहीं थे, ये परिवार के टूटने का ऐलान था।
जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, घर बिखर ही जाएगा। तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसकी वजह बनती है खुद आनंदी। जैसे ही लाल बिहारी ने सुना कि बड़े भैया ने कसम खा ली है कि वो उनका चेहरा भी नहीं देखेंगे, उसे अपनी गलती का बहुत बहुत गहरा एहसास हुआ। वो शर्म से पानी पानी हो गया और हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। अपना सामान तक बांधने लगा। लेकिन जाने से ठीक पहले वो अपनी भाभी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, भैया से कह देना कि उनकी कसम पूरी हो गई, अब वो मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही आनंदी का सारा गुस्सा पिघल गया। उन्हें खुद पर पछतावा हुआ कि उन्होंने इतने कड़वे शब्द क्यों कहे। उनका दिल भर आया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपने देवर का हाथ पकड़ा और उससे जबरदस्ती रोका, और फिर अपने पति के पास जाकर उनसे गुजारिश की कि जो भाई पछता रहा है उसे माफ कर दें। और आनंदी का बस यही एक कदम कहानी को उसके असली मतलब तक ले आता है। वो सवाल कि बड़प्पन क्या है, उसका जवाब अब हमें मिलने वाला है। घर के मुखिया बेनी माधव जब ये सब देखते हैं तो उनका दिल खुशी और गर्व से एकदम भर जाता है। जिस घर को उनके बेटे तोड़ रहे थे, उसे उनकी बहू ने जोड़ दिया था। वो बाहर निकले और एकदम भावुक होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। और बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार है। असली बड़प्पन पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देना है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारी जिंदगी में टकराव के पल आते हैं तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, चीजों को तोड़ने का या फिर उन्हें जोड़ने का? तो चलिए आज जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही क्लासिक कहानी संदेह की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा मन, हमारा दिमाग कैसे हकीकत से कोसों दूर निकलकर अपनी ही एक अलग दुनिया में उलझ जाता है। और यही है इस कहानी का सेंट्रल थीम। ये जो शक की भावना होती है ना, संदेह, ये कैसे धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। तो चलिए इसी आइडिया को लेकर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राम निहाल नाम के एक नौजवान से। अब देखिए, उसका कमरा पूरा उथल पुथल है, सामान बिखरा पड़ा है और वो खुद अपना सामान बांध रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं से, किसी चीज से भागने की तैयारी में है। और इस सारी बेचैनी के बीच में ना, कमरे में बुद्ध की एक बिल्कुल शांत मूर्ति रखी है। मतलब बाहर का तूफान और अंदर की शांति का एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट। वो बहुत ज्यादा परेशान है, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर वो भाग किससे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये तस्वीर किसकी है? कौन है इस तस्वीर में जिसे देखकर वो इस तरह रो रहा है? और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे, दो ध्रुव हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है राम निहाल, जो भावुक है, बेचैन है, अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ एंट्री होती है श्यामा की, उसकी मकान मालकिन, जो बिल्कुल शांत, समझदार और एक विधवा है। वो बस ये देखने आई है कि भाई आखिर मामला क्या है। अब अपनी इस पूरी उलझन को समझाने के लिए ना, राम निहाल श्यामा को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो उसे अतीत में ले जाता है, एक ऐसी नाव यात्रा की कहानी जिसने उसकी जिंदगी को एक नया और बहुत ही कंफ्यूजिंग मोड़ दे दिया था। तो कहानी का मंच सचता है उस वक्त जब राम निहाल के पुराने बॉस हैं ब्रजकिशोर बाबू। वो उसे एक काम देते हैं। काम यह है कि एक अमीर लेकिन बहुत ही परेशान से दिखने वाले कपल को नाव में घुमाना है। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है कहानी के दो और अहम किरदारों से, खूबसूरत मनोरमा और उसके वहमी पति मोहन बाबू। और बस यही वो पल है जहां से सारी उलझन की जड़ शुरू होती है। सोचिए, एक खूबसूरत, बेबस सी दिखने वाली औरत मनोरमा राम निहाल के कान में आकर ये राज बताती है। और बस इसी एक लाइन से राम निहाल के दिमाग में हमदर्दी और शक दोनों का बीज पड़ जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा उस नाव पर। चांदनी रात है, गंगा नदी का शांत पानी, लेकिन इस शांति के ऊपर अब वहम और बेबसी का एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और नाव पर होता क्या है? मनोरमा का पति मोहन बाबू अचानक गुस्से और वहम में जैसे फट पड़ता है। वो चिल्लाने लगता है कि सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कि ब्रजकिशोर बाबू उसे पागल साबित करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर राम निहाल का शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि हाँ, मनोरमा तो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और इस पूरे हंगामे और चीख पुकार के बीच मनोरमा कुछ नहीं कहती।
वो बस एक बार एक बेबसी भरी निगाह से रामनिहाल की तरफ देखती है, और रामनिहाल के लिए वो एक निगाह काफी थी। वो उसे खामोश चीख, एक मदद की पुकार की तरह लगती है, जो उसे इस पूरी कहानी में और गहरे खींच लेती है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। रामनिहाल ने जो समझा, क्या वो सच था? क्या मनोरमा की वो निगाह वाकई में एक अजनबी से मदद की गुहार थी, या फिर रामनिहाल के मन ने उसे कुछ और ही बना दिया था, जैसे कि एक हीरो की तलाश जो उसे बचाने आएगा? तो चलिए अब इस फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में आते हैं। रामनिहाल श्यामा को ये सब बताने के बाद अब ये बताता है कि उसने इन सारी घटनाओं से क्या नतीजा निकाला है, और उसका नतीजा सुनकर कोई भी चौंक जाए। वो श्यामा के सामने अपनी पूरी थ्योरी रखता है। उसे पूरा यकीन है कि मनोरमा उससे प्यार करती है और वो उसे बचाने के लिए बुला रही है। उसने मनोरमा के भेजे कुछ खतों और अपनी कल्पनाओं को मिलाकर एक पूरी की पूरी प्रेम कहानी बना ली है, जिसका हीरो वो खुद है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार मुहावरा है, ख्याली पुलाव पकाना। रामनिहाल ने बिल्कुल वही किया है। उसने अपने मन में एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना ली है जहां एक खूबसूरत लड़की मुसीबत में है, और किस्मत ने उसे, रामनिहाल को, उसके रक्षक के तौर पर चुना है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। श्यामा, जो इस पूरी भावनात्मक कहानी से बाहर खड़ी होकर सच को देख पा रही है, वो बस एक छोटी सी, एक मामूली सी बात से रामनिहाल के इस पूरे ख्याली पुलाव को तोड़ने वाली है। याद है वो तस्वीर जिसे देखकर रामनिहाल शुरू में रो रहा था? उसके लिए तो वो तस्वीर ही सबसे बड़ा सबूत है, उसके इस काल्पनिक इश्क का प्रतीक। और इसी एक तस्वीर के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर भागने को तैयार है। और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़। श्यामा उस तस्वीर को हाथ में लेती है और कहती है, अरे ये तो मेरी तस्वीर है। सोचिए, जिस तस्वीर को रामनिहाल मनोरमा की समझकर रो रहा था, वो असल में श्यामा की थी। इसका मतलब उसका ये पूरा जुनून, ये पूरी कहानी मनोरमा के लिए थी ही नहीं। वो तो बस अनजाने में श्यामा के लिए जो महसूस करता था, उसे मनोरमा के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था। और इसके बाद श्यामा उसे डांटती नहीं, उसे शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि एक माँ की तरह, एक गाइड की तरह उसे रास्ता दिखाती है। वो कहती है, ये सब बचपना बंद करो और जो तुम्हारा असली कर्तव्य है उसे पूरा करो। पटना जाओ और मनोरमा की मदद करो, क्योंकि वो सच में एक मुसीबत में फंसी औरत है। और जब अपना काम पूरा कर लो तो यहीं मेरे घर वापस आ जाना। वो उसे कल्पना से निकालकर असल जिम्मेदारी का मतलब समझाती है। और बस इसी एक पल में रामनिहाल का सारा संदेह टूट जाता है। किसी बहस या तर्क से नहीं, बल्कि श्यामा की उस समझदारी से, जो भावनाओं के धुंधलके के पार भी सच को साफ साफ देख सकती थी। तो असल में इस कहानी में दो तरह के संदेह थे, दो गलतफहमियां चल रही थीं। एक तरफ मोहन बाबू का वहमी शक था, जिसे लगता था कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ है, जबकि वो तो उसकी रक्षा कर रही थी। और दूसरी तरफ रामनिहाल का ये रोमांटिक शक कि मनोरमा उससे प्यार करती है, जबकि वो तो अपनी भावनाएं श्यामा पे प्रोजेक्ट कर रहा था। मतलब दोनों ही अपने अपने मन के बनाए हुए एक खतरनाक भ्रम में जी रहे थे। और जैसे ही ये सच सामने आता है, रामनिहाल के भागने का प्लान भी खत्म हो जाता है। उसकी आंखों से वो कल्पना का पर्दा हट जाता है और अब वो मनोरमा की मदद करने के लिए तैयार है, एक फिल्मी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी एक छोटी सी बात, किसी एक गलत समझे गए पल के आधार पर अपने मन में पूरी की पूरी कहानियां नहीं बना लेते, एक ऐसा संदेह पैदा कर लेते हैं जो हमें हकीकत से बहुत बहुत दूर ले जाता है। जानते हैं, कभी कभी ना एक छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई बता जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक कहानी जो हमारे समाज के एक बहुत बड़ी चुनौती, मतलब भीड़ के असली चेहरे को हमारे सामने लाकर रख देती है। घर से बाहर निकलते ही आदमी भीड़ में खो जाता है। ये एक लाइन कहानी भीड़ में खोया आदमी का पूरा सार है, उसका दिल है। ये दिखाती है कि जब आबादी का एक सैलाब सा आता है ना, तो एक अकेले इंसान की पहचान, उसकी अपनी जगह, वो कैसे धीरे धीरे गुम होने लगती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें मिलवाती है कथावाचक के एक दोस्त से, जिनका नाम है बाबू श्यामलाकांत। अब ये जो श्यामलाकांत हैं, वो एक बहुत ही सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। लेकिन उनकी जो अपनी जिंदगी है ना, वो असल में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या का आईना बन जाती है। देखिए, बाबू श्यामलाकांत कोई हीरो या विलन नहीं है। वो बिल्कुल एक आम इंसान है जो बस अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहे हैं।
उनका परिवार बहुत बड़ा है, बच्चों की पूरी फौज है, और यही बात, उनका ये आम होना इस कहानी को इतना सच्चा और असरदार बनाता है। अच्छा, तो कहानी की परतें खुलना तब शुरू होती हैं जब कथावाचक अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए हरिद्वार जाने का फैसला करते हैं। और यहीं से, इस यात्रा से ही हमें पहली बार एहसास होता है कि हमारे देश के पब्लिक सिस्टम पर, उसकी व्यवस्था पर कितना ज्यादा बोझ है। अब ये कोई घूमने फिरने वाली यात्रा नहीं थी, ये एक बहुत जरूरी पारिवारिक फंक्शन था जिसे टाला नहीं जा सकता था। लेकिन इस जरूरी सफर को पूरा करना ही अपने आप में एक जंग जैसा बन गया। सोचिए जरा, 15 दिन पहले कोई स्टेशन पहुंचता है, घंटों लाइन में खड़ा रहता है और नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं। किसी भी ट्रेन में, किसी भी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं थी। मतलब ये सिर्फ एक टिकट ना मिलने की बात नहीं थी, ये तो एक साफ इशारा था कि हमारा पूरा सिस्टम भाई वो अपनी हद पर पहुंच चुका है, पूरी तरह से चरमरा गया है। और ट्रेन में चढ़ने का रास्ता क्या मिला? दरवाजा नहीं, खिड़की। जरा इस तस्वीर को सोचकर देखिए, एक कुली किसी को खिड़की से अंदर धक्का दे रहा है ताकि वो ट्रेन में चढ़ सके। ये एक अकेली तस्वीर ही उस सफर की पूरी हताशा और अफरा तफरी को बयां करने के लिए काफी है। तो ये जो समस्या है, ये सिर्फ सफर तक ही नहीं रुकी। अब कहानी हमें अगली पीढ़ी तक ले जाती है। हम मिलते हैं दोस्त के बड़े बेटे दीनानाथ से, जो पढ़ा लिखा है लेकिन अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। हरिद्वार पहुंचकर कथावाचक के सामने एक और चौंकाने वाली सच्चाई आती है। उन्हें पता चलता है कि दीनानाथ, जो कि पढ़ा लिखा नौजवान है, पिछले 2 साल से बेरोजगार है। यहीं पर एक बहुत कड़वा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतनी भीड़ में शिक्षा की कोई कीमत भी बची है? और फिर जब दीनानाथ मदद की उम्मीद लेकर रोजगार दफ्तर पहुंचता है, तो वहां से क्या जवाब मिलता है? जवाब ऐसा कि किसी का भी दिल टूट जाए। उनसे कहा जाता है कि भाई, नौकरी की उम्मीद तो अभी मत ही रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी क्वालिफिकेशन वाले हजारों लोग पहले से ही लाइन में हैं। सोचिए, जो सिस्टम मदद के लिए बना है वही कह रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। यही तो है युवा बेरोजगारी की असली डरावनी तस्वीर। पर बात सिर्फ सफर और नौकरी तक ही खत्म नहीं होती। कथावाचक बहुत जल्द देखते हैं कि ये भीड़ हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों को, मतलब घर और स्वास्थ्य जैसी चीजों को भी कैसे निगल रही है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ दिखता है कि शहर फैल रहा है, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि एक आम आदमी को सिर छुपाने के लिए 2 कमरे ढूंढने में भी सालों का संघर्ष करना पड़ता है। हालत यह है कि बच्चे कमजोर और पीले पड़ रहे हैं। अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि लगता है मरीज मधुमक्खियों की तरह डॉक्टरों को घेरे हुए हैं। छोटे मोटे काम जैसे दर्जी से कपड़े सिलवाना, वो भी मुश्किल हो गया है। और राशन की दुकान पर तो पूरा दिन लाइन में निकल जाता है, और फिर भी सामान पूरा मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं। मतलब जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम एक जंग बन चुका है। और यहीं पर कथावाचक एक कदम पीछे हटते हैं और इन सभी अलग अलग लगने वाली परेशानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, और उन्हें एक ही जड़ नजर आती है। तो ये जो ट्रेनों की अफरा तफरी है, नौजवानों की बेरोजगारी है, घरों और अस्पतालों में जगह की कमी है, और रोज की जरूरतें पूरी करने का संघर्ष है, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। ये असल में एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, और इन सब की जड़ एक ही है, बढ़ती हुई आबादी। तो इस कहानी का असली संदेश क्या है? असली मुद्दा सिर्फ चीजों की कमी का नहीं है, ये एक बहुत गहरे सिस्टेमिक इम्बैलेंस यानी प्रणालीगत असंतुलन का है। मतलब जब लोगों की संख्या हमारे पास मौजूद संसाधनों, मौकों और इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, तो समाज में अव्यवस्था फैलना तय है। और अब हम कहानी के अंत की ओर आते हैं, जो हमें एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी देती है। ये कहानी अब सिर्फ एक आदमी की नहीं रहती, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक आईने की तरह काम करती है। कथावाचक को यह एहसास होता है कि बाबू श्यामलाकांत को ये सारी बातें समझाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हर दिन हर पल इन समस्याओं को जी रहे हैं। सच तो ये है कि वो इस भीड़ में पहले ही कहीं खो चुके हैं। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर हमारा देश भी इसी रास्ते पर चलता रहा, तो क्या वो भी बाबू श्यामलाकांत की तरह अपनी ही बनाई हुई इस भीड़ में कहीं खो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कल पर, हमारे सामूहिक भविष्य पर टिका है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जानवरों की एक साधारण सी कहानी हमें राजनीति के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है। इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं। हम सब मिलकर हरिशंकर परसाई की एक क्लासिक व्यंग्य रचना की परतों को खोलेंगे,
ये समझने के लिए कि सत्ता का खेल असल में कैसे खेला जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर व्यंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है। ये सिर्फ हंसाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। असल में ये समाज को आईना दिखाने जैसा है, एक बहुत ही चालाक और घुमावदार तरीका जिससे सेंसरशिप से बचते हुए मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। चलिए अब मिलते हैं इस कला के बहुत बड़े उस्ताद से, मशहूर भारतीय लेखक हरिशंकर परसाई जी से। परसाई जी का जो कमाल था ना, वो इस बात में था कि वे रोजमर्रा की आम बातचीत और हालातों में छुपे गहरे राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार को बड़ी आसानी से सामने ले आते थे। तो चलिए अब उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक भेड़ें और भेड़िए की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी बड़ी शानदार ढंग से दिखाती है कि सत्ता का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। अब जंगल में लोकतंत्र आएगा, ये ख्याल ही भेड़ों के मन में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद जगा देता है। और यहीं से कहानी का जो असली टकराव है वो शुरू हो जाता है। देखिए, एक तरफ है भोली भाली मासूम भेड़े जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लेकिन बेहद चालाक भेड़िए। भेड़िए तो चुनाव के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा और बहुत ही धूर्त सियार एक जबरदस्त योजना बनाता है। ये जो योजना थी वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का मतलब राजनीतिक हेरफेर का एक मास्टर क्लास थी, जिसे 4 बहुत ही आसान से दिखने वाले स्टेप्स में पूरा किया गया। भेड़ों को बहकाने के लिए भेड़िया 3 रंगे सियारों की मदद लेता है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सियार समाज के 3 बड़े स्तंभों को दर्शाते हैं: बुद्धिजीवी, मीडिया और धर्मगुरु। यहाँ पर यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सियार, जो बुद्धिजीवियों, मीडिया और धर्मगुरुओं को दर्शा रहे हैं, मिलकर भेड़िए के चारों ओर एक झूठी कहानी गढ़ते हैं, उसे एक देवता की तरह पेश करते हैं। उनकी पूरी की पूरी कैंपेन का जो सबसे मुख्य संदेश था वो बहुत ही सरल और असरदार था कि देखो, जो शिकारी था अब वो ही रक्षक बन गया है। और ये प्रोपेगेंडा, ये प्रचार एकदम निशाने पर लगता है। भेड़ें अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने ही शिकारी को वोट देकर जिता देती हैं। तो अब तक ये साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ जानवरों की एक कहानी भर नहीं है, ये असल दुनिया की राजनीति पर किया गया एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। परसाई जी ने इन किरदारों के जरिए असल में हमारे समाज के ही अलग अलग चेहरों को सामने रख दिया है। भेड़े कौन है? वो भोली भाली शोषित जनता। भेड़िए वो भ्रष्ट और तानाशाही नेता। और सियार, वेल, वो है चापलूस मीडिया, बुद्धिजीवी और धर्मगुरु जो इन नेताओं का साथ देते हैं। और कहानी का ये जो अंत है वो दिखाता है कि जनता जब आंख बंद करके भरोसा करती है तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। परसाई जी का निशाना सिर्फ भ्रष्ट नेता नहीं थे, बल्कि वो आम जनता भी थी जो ये सब कुछ चुपचाप देखती रहती है, उदासीन बनी रहती है। उनका ये मानना था कि आम आदमी का यही भोलापन और आंख मूंद कर विश्वास कर लेने की आदत उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को और भी फलने फूलने का मौका देती है जो उनका शोषण करती हैं। परसाई जी का ये व्यंग्य हमें आज की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका के बारे में एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मनु भंडारी की एक बहुत ही कमाल की कहानी है 2 कलाकार। ये वो कहानी है जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है कि आखिर कला क्या है और जिंदगी क्या है। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल, कला का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या इसका काम सिर्फ दुनिया की तस्वीर खींचना है या फिर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना भी है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। कहानी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है अपने 2 मुख्य किरदारों के जरिए। मजे की बात यह है कि ये दोनों पक्की दोस्त हैं, लेकिन इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो मिलिए चित्रा और अरुणा से। हॉस्टल में एक ही कमरा शेयर करती हैं, पक्की सहेलियां हैं, लेकिन जहां तक दुनिया को देखने की बात है, दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि इन 2 कलाकारों के रास्ते अलग अलग कैसे थे। आखिर जिंदगी और अपनी कला को लेकर इनकी सोच में वो कौन सा बुनियादी फर्क था? और सारा फर्क बस यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है चित्रा, जिसके लिए उसकी कला ही उसकी दुनिया है, उसे किसी और बात से कोई मतलब नहीं।
और दूसरी तरफ है अरुणा, जो ये मानती है कि सबसे बड़ी कला तो लोगों की सेवा करने में है, इंसानियत में है। चित्रा की सोच उसकी इस बात से एकदम साफ हो जाती है। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में बाढ़ आए, अकाल पड़े या कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए। बस उसके पास रंग और ब्रश होने चाहिए। उसकी दुनिया सचमुच उसके कैनवास तक ही थी। और फिर है अरुणा का ये तीखा सवाल। वो सीधे सीधे चित्रा से पूछती है कि भाई, इन बेजान तस्वीरों को बनाने से क्या होगा? ऐसी कला का क्या फायदा जो किसी इंसान की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव ही न ला सके? अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक दर्दनाक घटना इन दोनों की सोच को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी तस्वीर बनती है जो इनके उसूलों का, इनकी सोच का असली इम्तिहान लेती है। सोचिए, चित्रा को विदेश जाना है और ठीक उसी दिन वो सड़क पर एक दिल दहला देने वाला मंजर देखती है। एक औरत मर चुकी है और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे उसके बेजान शरीर से लिपट के रो रहे हैं। बहुत ही दुखद पल था वो। तो ऐसे में चित्रा ने क्या किया? उसने उन बच्चों की मदद नहीं की। नहीं, बल्कि उसने उस दर्दनाक सीन को अपनी कला के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह देखा और फौरन उसका एक स्केच बना लिया। फिर कई साल गुजर जाते हैं। चित्रा एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाती है। और जानते हैं उसकी सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी थी? वही जो उस स्केच से बनी थी। उसी पेंटिंग ने उसे दुनिया भर में शोहरत दिलाई। उस पेंटिंग का नाम था अनाथ। इस पेंटिंग ने दुनिया में सबका दिल जीत लिया, वाहवाही लूटी। लेकिन इसकी बुनियाद एक असली दर्द पर रखी गई थी, एक ऐसी ट्रेजेडी पर जिसे उस वक्त अनदेखा कर दिया गया था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सालों बाद जब चित्रा शोहरत पाकर भारत लौटती है तो उसकी मुलाकात एक ऐसी सच्चाई से होती है जो उसकी पूरी कला पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। तो चित्रा अपनी पुरानी दोस्त अरुणा से मिलती है और देखती है कि अरुणा के साथ 2 छोटे-छोटे प्यारे से बच्चे हैं। ये देखकर जाहिर है उसके मन में एक सवाल उठता है और वो बड़ी मासूमियत से पूछ लेती है, अरुणा, ये इतने प्यारे बच्चे किसके हैं? सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन इसका जो जवाब उसे मिलने वाला था वो कहानी का पूरा मतलब ही बदलने वाला था। और यहीं पर कहानी का वो सबसे पावरफुल हिस्सा सामने आता है जो हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच्ची कलाकृति होती क्या है। 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए। चित्रा ने तो उन बच्चों की तस्वीर बना के शोहरत कमा ली, लेकिन उन असली बच्चों का क्या हुआ? वो बच्चे जिन्हें उसने उस दिन सड़क पर रोते बिलखते छोड़ दिया था। और फिर कहानी के आखिर में अरुणा इस राज से पर्दा उठाती हैं। उसका जवाब सुनकर चित्रा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक जाती है। चित्रा फिर से पूछती है, अरे सच सच बताना, ये बच्चे किसके हैं? और अरुणा बड़े आराम से जवाब देती है, मेरे। बस ये एक शब्द, और इसी एक शब्द में पूरी कहानी का निचोड़ है। जी हाँ, ये वही 2 अनाथ बच्चे थे जिन्हें चित्रा ने अपनी कला के लिए बस एक मॉडल की तरह देखा था। अरुणा ने उन बच्चों को गोद ले लिया था। उसने उन्हें पाला और उन्हें एक नई जिंदगी दी। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है ना? एक कलाकार ने एक दुनिया भर में मशहूर लेकिन बेजान तस्वीर बनाई और दूसरे कलाकार ने 2 जीती जागती जिंदगियों को बनाया, उन्हें संवारा। शायद यही तो सच्ची और जिंदा कला है। तो कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली कलाकार कौन था? वो जिसने दर्द को कैनवस पर खूबसूरती से दिखाया, या वो जिसने उस दर्द को किसी की जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया? इसका फैसला ये कहानी हम सब पर छोड़ती है।